ऑफिस में उस दिन काम ज़्यादा रहा, मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैं उसे बहुत से मैसेज भेजना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था। कहीं ना कहीं उसके सम्मानित नारी तक को मैंने ठेस पहुंचाई थी। क्या किसी औरत का पुरुष को चाहना इतना ही है कि जब भी वो अकेले में आधी रात को हमारे साथ हो और हम पर पूर्ण विश्वास करके हमें अपने घर बुला ले, तो इसका मतलब यही है कि हम उसे पाना चाहें, या समझ ले कि वो समर्पण कर रही है। शायद उसके विश्वास को तोड़ दिया था मैंने। मैं भी उन्हीं बाकी दुनियावी पुरुषों की भीड़ में शामिल हो गया था जो स्त्री की नज़दीकी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ये सच नहीं था। मैं उसकी मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था, बस मुझे तो उस पर प्यार आ गया था, इसीलिए मुझसे वैसा हो गया। मैं उसे ये सब बताना चाहता था, पर उसका मैसेज आए तो कुछ कहूँ ना। कल रात के लिए माफ़ी मांग लूँ। 2 रात की नींद के कारण मन अनमना सा हो रहा था। रह रह कर कई बार नींद के झटके आ चुके थे, मगर उसका एक भी मैसेज नहीं आया था। वो मुझे बहुत अखर रहा था। मैं उसके इतने करीब होकर भी शायद बहुत दूर हो गया था। क्या हमारे प्यार की गहराई इतनी ही थी कि एक थपेड़ा भी ना सह पाई? मगर मुझे उस पर जाने क्यों इतना विश्वास था कि वो मुझसे नफरत नहीं करेगी। हमने एक दूसरे के सुख दुख साझा किए थे। जब वो बीमार थी तब उसे मैंने बहुत मानसिक सहारा दिया था। दूर रहकर उसके पास रहकर सेवा नहीं कर सकता था, और जब मैं बीमार हुआ था तो वो केवल मेरी फिक्र कर सकती थी, ना मुझे पूछ सकती थी तबीयत कैसी है, ना मुझे देखने आ सकती थी। उस वक्त वो परेशान रही थी। मुझे पता है 2 दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया था ढंग से, शायद भूखी ही रही हो। मैं उसे केवल इतना मैसेज कर पाया था, बहुत बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हूँ, मैसेज मत करना, जब भी इजी हुआ मैं आपको मैसेज कर दूंगा। उस एक मैसेज ने उसे कितना बेचैन कर दिया था, ये उसने बताया था मुझे। मैं जानता था वो असहज हो गई। मैं जानता था कि वो असहज हो गई होगी, पर मुझसे खफा तो नहीं थी। मुझे आशा थी कि उसका मैसेज ज़रूर आएगा। मेरी आशा को उसने टूटने नहीं दिया था। लंच के ठीक पहले उसका मैसेज आया, खाना हो गया आपका? आज बिज़ी रही मैं, कुछ क्लेम आए थे, उन्हें क्लियर करना था। आज मुझे बार बार नींद के झटके आ रहे हैं, आपका भी यही हाल होगा। खैर, काम तो करना ही है। आपका काम कहाँ तक पहुँचा? जल्दी अपना काम निपटा लेना, आज आपको जाना भी है ना। काम से फ्री होकर मैसेज करना, अभी मत करना। अभी मेरे पास असिस्टेंट बैठे हैं, उनके सामने हूँ। बार बार मोबाइल पर मैसेज देखना अच्छा नहीं लगता। उसका मैसेज पढ़कर मन में कुछ राहत हुई, पर मिलने का उसने अभी तक नहीं लिखा था। क्या वो मिलना नहीं चाहती थी? पर उसका मैसेज जिस प्रकार का था, वो मुझसे खफा तो किसी भी प्रकार से नहीं लग रही थी। मैं उसके मैसेज को कोई 10 बार पढ़ गया था। हो सकता हो वो बिज़ी हो, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से काम निपटाना था। मैं लंच के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। रह रह कर उसके बालों में उंगलियां फिराना मुझे याद आ रहा था। कितने घने और सुंदर बाल थे उसके। इसी सोच विचार में कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था और मुझे काम निपटाना था। उसका मैसेज आया था, हम घर के लिए निकल रहे हैं, आपका काम निपटा या नहीं? जैसे ही काम निपट जाए हमें मैसेज करना, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। ओके, अभी तो काम में लगा हूँ, फ्री होते ही मैसेज करूँगा, मुझे आज काम ज़्यादा है। उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। मैं भी बिज़ी हो गया। कोई 7 बजे जाकर काम ख़त्म हुआ। मैं ऑफिस से निकला, साथी लोग जा चुके थे, सब होटल पहुंच गए थे। मैंने ऑटो करने से पहले उसे मैसेज किया कि मैं फ्री हो गया हूँ। मैसेज अनसीन रहा। मैंने फिर मैसेज किया, अभी ऑफिस के बाहर ही हूँ, ऑटो नहीं किया है, आपके यहाँ आना है कि नहीं? फिर अनसीन रहा मैसेज। ठीक है, मैं होटल जा रहा हूँ। फिर से अनसीन।
अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने कॉल किया, नहीं उठा। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। मेरे मन में नाराज़गी और क्रोध दोनों आ गए। मैंने ऑटो किया और होटल के लिए निकल गया। स्क्वायर सर्कल निकल गया था। आंखें नम हो गई थी। ना मेरा मैसेज देख रही है और ना ही फ़ोन उठा रही है। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा था। अपने किए के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आज के बाद इस मुई शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके पास गया तो अपनी नीच मानसिकता दिखा डाली। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मेरे ख्यालों का सैलाब उठता जा रहा था। मन में एक दर्द दूध के उफान की तरह उठता जा रहा था। लग रहा था कि छलक जाएगा, मगर तभी उसके फ़ोन ने मेरे दिल के विचारों में उफनते हुए दूध में पानी का सा काम किया। मैंने झट से फ़ोन पिक किया। वो उनिंदी थी। सॉरी, आपका मैसेज और फ़ोन नहीं देखा। हमें बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी। आप कहाँ हो? इस समय होटल पहुँच गए क्या? रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। गंदे, यहाँ आ जाते। अच्छा, बिन बुलाए ही कैसे आ जाता? आप पड़ोसियों से पिटवा नहीं देते मुझे? हाँ, ये तो है। तो कैसे आता? सुनिए, मुझे लगा था रात वाली बात से नाराज़ हो, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रही। मैं बहुत दुखी हो गया था, इसीलिए मैं होटल जा रहा था। ठीक है, होटल से बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ पर आ जाओ। यहीं से स्टेशन चले जाना। मैं ओला कैब कर दूँगी। नाराज़ नहीं हूँ मैं, पर आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। औरों जैसे नहीं हो, इसीलिए हमें अजीब लगा कि आप भी सब जैसे कैसे हो गए। हमें पता है आप दोबारा वैसा नहीं करोगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल बल्लियाँ उछलने लगा। उसने मेरी हरकत को माफ़ कर दिया था। मुझे उसके साथ फिर आज समय गुजारने का मौका मिल गया था। मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं था। मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाना चाहता। मेरा ऑटो होटल पहुंच गया था। मैं साथियों के पास पहुंचा। वो सब कमरे में बोतल खोलकर बैठे थे। एक बोला, लो, शेर भी आ गया, इसका भी पैक बना दो। नहीं, मेरा नहीं बनाना। आज मेरा पीने का मूड नहीं है। आज मुझे ट्रेन से जाना है। रिजर्वेशन नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। यार, एक पैक तो ले ले। नहीं यार, एक भी नहीं। तुम लोगों का हो गया हो तो खाना मंगवा ले। मंगवा लो। मैं खाना खाकर जाना चाहता था। तब तक उसके मोहल्ले के लोग भी घरों में घुस जाएंगे। यूँ सबके जागते मुझसे नहीं जाया जाएगा। हमने खाना निपटाया। मैंने अपना बैग उठाया और निकलने लगा। साथी बोला, तुम्हारी ट्रेन तो 12 बजे की है, अभी तो 8:30 हुए हैं, अभी कहाँ? किसी मिलने वाले के यहाँ जाना है, वहीं स्टेशन के नज़दीक ही रहता है। बार बार फ़ोन कर रहा है, इसीलिए वहीं से निकल जाऊँगा। मैंने बहाना बना दिया। मैं होटल से बाहर आ गया, ऑटो किया और बैठ गया। उसे मैसेज किया कि आ रहा हूँ, ऑटो में हूँ। एड्रेस सही बताया है ना? कहीं कल की तरह इधर उधर घूमकर ही समय मत निकाल देना। आ रहा हूँ, अब आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूल सकता। आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से। आज तो नहीं पिए हुए हो बेबड़े? नहीं पिया। कुछ देर में मैसेज आया, मेरे घर कोई आया है। आप कहाँ तक पहुँचे? मेरे मैसेज आने तक मत आना। उनके जाने के बाद मैसेज कर पाऊँगी, तभी आना। घर से दूर कहीं उतर जाओ। मुझे धक्का लगा। मेरे अरमानों पर पानी पड़ गया था। इतनी रात गए, कोई आएगा तो कैसे जाएगा जल्दी? मैं ऑटो छोड़कर इधर उधर बेवजह घूम रहा था। 9:15 हो गए थे, उसका मैसेज नहीं आया था। वो ऑनलाइन भी नहीं थी। मैंने मैसेज किया, मैसेज अनसीन रहा। मैं बेकरार हो गया था। मैं वहीं एक चाय वाले की दुकान पर बैठ गया। चाय बनवा ली, उसकी चुस्कियाँ लेने लगा। मुझे उसके मैसेज का इंतज़ार था। पता नहीं था कि मुझे वहाँ से ही वापस लौट जाना था, कि उससे मिल पाना संभव होने वाला था। कुछ भी नहीं पता था। मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। कैसे दो अजनबी जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, जानते भी नहीं थे, फिर इतना लगाव, प्यार कैसे हो गया था। मुझे उस दिन बहुत अपनापन महसूस हो रहा था जब पहली बार उसका फ़ोन आया था। मैंने अपनी LIC पॉलिसी पर लोन लिया हुआ था और उसे रीपे नहीं कर पा रहा था। पहले मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हुए,
फिर वहाँ के कर्मचारियों का फ़ोन आना शुरू हुआ। अब के बार में 2-3 महीने बीत गए। एक दिन ऑफिस में यूं ही अभी की तरह चाय की चुस्कियां ले रहा था कि एक लैंडलाइन फ़ोन से मेरे मोबाइल पर कॉल आई। उधर से एक महिला की रोबदार आवाज़ गूंजी, मिस्टर मिस्टर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, कहिए आप कौन बोल रही हैं? मैं LIC मैनेजर बोल रही हूँ। आपकी एक पॉलिसी का लोन ओवरड्यू चल रहा है। श्रीमान, आप तो सम्मानित कर्मचारी हैं, आपकी 3-3 पॉलिसी चल रही हैं। फिर इस तरह से एक पॉलिसी को ख़राब करना अच्छा नहीं है। इससे न केवल आपकी छवि ही खराब हो रही है, बल्कि आपकी पॉलिसी से मिलने वाले फ़ायदे भी आपको नहीं मिल पाएंगे। आप बताएं कब तक लोन रीपे कर रहे हैं? मैडम, मैं इन दिनों आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहा हूँ, तो अभी खुद को असमर्थ समझ रहा हूँ आपका लोन चुकाने में। आप कोई रास्ता सुझाएं। आप ऐसा कीजिए, मैं पॉलिसी सरेंडर कर देता हूँ। आप अपना लोन काट कर बकाया अमाउंट मुझे दे दीजिए, मैंने कहा। मिस्टर, आप पॉलिसी बंद ना करवाएं, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आप ऐसा करें कि कोई गोल्ड लोन वगैरह लेकर ये लोन भर दीजिए। फिर जब आपका पॉलिसी पर बोनस आएगा तो अपना गोल्ड फ्री करवा लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो आप अपनी एक एप्लीकेशन स्कैन करके हमें ईमेल कर दें। हम आपकी पॉलिसी बंद करके आपको बकाया दे देंगे। पर ये सोच लें, आपको बहुत नुकसान होगा। आप कल तक मुझे बता देना, मैं आपको कल दोपहर को फ़ोन करूँगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैं उस दिन चैन से सो नहीं पाया। मैंने सारे हाथ पैर मार लिए थे, मगर मुझसे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई थी। मैंने अपना एक एप्लीकेशन भरकर पास रख लिया था। उस दिन मैं उसे ईमेल करने वाला था, उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। लंच के बाद फिर उसका फ़ोन आया, मिस्टर, आपकी व्यवस्था बैठी, लोन चुका रहे हैं आप? नहीं मैडम, मैं नहीं कर पाया व्यवस्था। अरे नहीं हुई? मैंने बताया था गोल्ड लोन ही ले लीजिए, आपने क्यों नहीं लिया? मैडम, गोल्ड के नाम पर मेरे पास एक अंगूठी है, उसका 8,000 मिल रहा है। पत्नी ने अपने गहने देने से इनकार कर दिया है। प्लीज़ आप तो मेरी पॉलिसी बंद कर दें और लोन भर लें। मैंने सच्चाई बयान कर दी। शायद मन दुखी था, इसीलिए सच कह गया। उधर कुछ देर चुप्पी रही। फिर आवाज़ आई, मिस्टर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने किस लिए लिया था ये लोन? जी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बेटी की IIT की कोचिंग की फ़ीस के लिए लोन लिया था। उसकी कोचिंग का खर्च इतना हो रहा है कि अभी लोन नहीं चुका पा रहा हूँ। आप मेल एड्रेस दें, मैं पॉलिसी सरेंडर का आवेदन भेज रहा हूँ। ठीक है। उधर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर एक मोबाइल नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया। उसमें LIC ऑफिस की ईमेल का एड्रेस था। मैंने उस पर अपना आवेदन मेल कर दिया। मैं संतुष्ट था। चलो, एक कर्जे से पीछा तो छूटा। अगले दिन फिर मुझे लैंडलाइन से फ़ोन आया। हम LIC से मैनेजर बोल रहे हैं, आपका आवेदन हमें मिल गया है। फिर भी हम चाहते हैं आप फिर से विचार कर लीजिए। कहीं से व्यवस्था बन जाए, आपका बहुत नुकसान होगा। नहीं हो पाएगा मैम, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई नहीं है आपको जो लोन दे सके? मैम, जब बीवी ने ही अपने गहने देने से इनकार कर दिया तो और कौन देगा? अच्छा ठीक है। फ़ोन कट गया। कुछ देर में फिर फ़ोन आया, मिस्टर, हम आपकी हेल्प कर दें? आप पॉलिसी सरेंडर मत करें। आपका जब बोनस आ जाए पॉलिसी का तो आप मुझे चुका देना, ब्याज लूँगी। आप मुझे सच्चे इंसान लगे, इसीलिए मैं आप पर तरस नहीं खा रही हूँ। आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आपको कुछ देर में फ़ोन करूँगी, विचार कर लीजिए। तब तक फ़ोन कट गया। मैं हतप्रभ था। वो अनजान महिला जिसे मैं जानता तक नहीं था, वो मेरी हेल्प करना चाहती थी। क्या करूं, क्या ना करूं? क्या मुझे हेल्प लेनी चाहिए या इनकार कर दूं? कहीं कुछ गलत तो नहीं? पर क्या गलत हो सकता था? वो मुझे जानती नहीं, मैं उसे नहीं जानता। क्या हेल्प ले लूं उससे? सही कह रही है कि नुकसान तो बहुत हो जाएगा। कुछ देर बाद उसका फ़ोन आ गया। क्या सोचा आपने?
मैम, मैं आपको पॉलिसी के बोनस पर ही आपका लोन चुका पाऊँगा, मगर आपको उचित लगे तो आप हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आप अपना एक चेक मुझे ऑफिस के पते पर भेज दीजिए। अमाउंट मत भरना, मैं ब्याज जोड़ कर भर लूँगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप चलाते हैं? मैं पता भेज रही हूँ ऑफिस का। जी चलाता हूँ, भेज दीजिए। कुछ देर में उसका एक मैसेज आया। उसमें उसके ऑफिस का एड्रेस लिखा था। मैंने उसे डायरी में लिख लिया। उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखी कि देखे तो ये मददगार आखिर दिखती कैसी है। मैं उसे देखता ही रह गया। वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत सुंदर चश्मा लगा रखा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। दूसरे दिन मेरे मोबाइल पर लोन जमा होने का मैसेज आया LIC की तरफ से। मैं खुश हो गया। मैंने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, शुक्रिया, आप मददगार बनी। स्वागत, लोन चुकाना भी है। उसके बाद हमें कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने उसका नंबर मोबाइल से हटाया नहीं, लोन जो चुकाना था उसका। कई बार मैंने उसकी प्रोफाइल पिक देखी। उसने 3-4 बार बदली अपनी प्रोफाइल पिक। हर बार उसकी आंखों पर चश्मा लगा रहता था। मुझे अजीब लगा, आंखें दिख ही नहीं रही थी। मैंने इस दौरान अपनी प्रोफाइल पिक चेंज नहीं की थी। कोई 3-4 महीने बीत गए थे। एक रोज़ नए साल पर उसका मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने भी रिप्लाई किया, सेम टू यू। मैसेज अनसीन रहा। मतलब उसने सभी जो नंबर उसके पास थे सबको न्यू ईयर मैसेज किया था। कोई 10 दिन बाद मेरे मोबाइल पर LIC का बोनस मिलने का मैसेज आया। दूसरे दिन उसका शाम को फ़ोन आया। उस दिन मैं घर पर था। उसने कहा कि आपका बोनस आ गया है, मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा रही हूँ। अपना अमाउंट ब्याज सहित कितना बना व्हाट्सएप कर रही हूँ, कल मेरे खाते में डाल दीजिएगा। अपना पता दीजिए, मैं आपका दिया हुआ चेक वापस भेज दूँ आपको। मैं कल बात करूँगा कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसका व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें उसने ब्याज सहित रुपए बताए थे और अपना अकाउंट नंबर बताया था। मैंने वो एक कागज़ पर उतार कर उसका मैसेज डिलीट कर दिया। उस दिन भी उसका प्रोफाइल पिक चेंज था, पर एक बात सेम थी, चश्मा लगा था। दूसरे दिन मेरे खाते में पैसे जमा हो गए। मैंने खुद उसे फ़ोन किया, मैम आपका पैसा आपके खाते में जमा करवा दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बुरा नहीं मानना, आप मुझे यूँ ऑफिस टाइम के अलावा फ़ोन नहीं करें। शायद आपको अटपटा लगे, पर इससे घर में कलह हो जाती है। ओह माफ़ करें, आगे से नहीं आएगा। वैसे भी अब लेन देन ख़त्म हो गया है तो बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उसे यूँ कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा था, पर मजबूरी थी। मैं अपनी शांति नहीं खोना चाहता था। मैंने 26 जनवरी को उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, गणतंत्र दिवस की बधाई हो। उधर से मैसेज आया, आप कौन? मैं, आपने वो मेरा लोन भरा था ना? ओह हाँ, माफ़ कीजिए, मैंने आपका नंबर हटा दिया था, इसीलिए पहचान नहीं पाई। आप घर पर तो नहीं? घर पर तो आपको फ़ोन भी नहीं करना था। जी मैं बाहर हूँ। मैं उसके ये कहने पर छिप गया था। आज भी प्रोफाइल पिक चेंज था, वही चश्मा लगा था, बड़ा सा आंखें नहीं दिख रही थी। दूसरे दिन ऑफिस में आया तो उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आया हुआ था। मैंने भी उसे विश किया। इस तरह रोज़ हमारी हाय हेलो होने लग गई। बहुत बार हम में कोई बात ही नहीं होती थी। उस बार कोई 10 दिन बीत गए थे। मैंने अपना प्रोफाइल पिक चेंज किया था। उसका मैसेज आया, नाइस डीपी, गुड लुकिंग। मैंने रिप्लाई किया, आपकी तो हमेशा ही सुंदर रहती है और आप तो बदलती भी रहती हैं। अच्छा वो हम सब महिलाओं का एक ग्रुप है जिसमें हर 10वें दिन अपनी प्रोफाइल पिक बदलनी होती है। बेस्ट 3 प्रोफाइल पिक चुनी जाती हैं। वैसे ही फॉर फन। जी परिवार में और कौन कौन है आपके? मैं, पति और बेटी। पति का टूरिंग जॉब है। मैं LIC में मैनेजर हूँ। बेटी CA कर रही है। और आपके यहाँ? मैं, पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी। एक बेटा IIT की कोचिंग कर रहा है, एक 10वीं में है और बेटी 7वीं में पढ़ रही है। गुड, हैप्पी फैमिली, बाय।
अगले दिन मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज किया। उसका मैसेज आया कि बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। कुछ देर में उसका मैसेज आया, आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या? ये माथे पर कट का निशान है और टांके से दिखाई देते हैं। जी, सच बताऊं या झूठ? जहाँ तक जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते, फिर भी मैं सच ही जानना चाहती हूँ। बीवी ने फूल दे मारा। आप भी अब ये मत कहना कि फूल गमले में था। गमले में नहीं, लकड़ी के गुलदस्ते में था। वट? आर यू श्योर? आप मजाक तो नहीं कर रहे? जी, मैं सच कह रहा हूँ। ओह, लेकिन क्यों? मैं भाई के साथ मजाक कर रहा था, पीड़ित पतियों को लेकर कि बीवियां पतियों को पीटती हैं। भाई भी बोला कि बच कर रहना, भाभी का भी मिजाज गर्म है। उसे बुरा लगा। उसने सोचा कि जानबूझकर हम लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। उसने कहा कि दुनिया में बदनाम तो कर ही दिया है, आज करके दिखा ही देती हूँ। उसने गुलदस्ता सर पर मार दिया। 8 टांके आए। ओह, वो पागल है क्या? पागल नहीं है, गुस्सैल है। सॉरी, हमें नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके। वो तो दिखता है सर पर इतना बड़ा कट, तो आपने पूछ लिया होगा। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? मुझे शुरू से ही एक बात अजीब लग रही है। आपकी हर फोटो में आप चश्मा लगा कर रखती हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको चश्मा लगाना बहुत पसंद है? एक्चुअली आपकी आंखें नहीं दिखती ना कभी। सच बताऊं कि झूठ? आपको पता है मुझे सच ही पसंद है, बोलना भी और सुनना भी। जी, ये समझ लीजिए कि मैं एक नज़र से दुनिया को देखती हूँ। मेरी एक नज़र में डिफेक्ट आ गया है। ओह, कैसे? अगर आप बताना चाहो तो। जी, वो हम अपनी ननद के यहाँ गए थे, उसको बच्चा हुआ था। सब ने जिद करके हमें नचवा दिया। घर पर पति ने झगड़ा किया इस बात को लेकर और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हमें एक आंख पर रेलिंग चुभ गई और आंख में डिफेक्ट आ गया। हमें स्टोन की आंख लगवानी पड़ी। अरे, इतनी सी बात पर? सॉरी, नहीं पूछना चाहिए था। और केवल नाचने पर ऐसा व्यवहार? जी, वो वास्तव में हुआ ये कि मैं जब शादी होकर आई थी, जॉब में ही थी और सब कहते हैं कि खूबसूरत हूँ। इनका जॉब सेट नहीं हो पाया था, ये स्ट्रगल कर रहे थे। सभी इनको कहते कि किस्मत वाला है, कितनी सुंदर और कमाने वाली बीवी मिली है। तो इन्हें इस बात की चिढ़ होने लगी। ये मुझसे जलन रखने लगे और हर जगह अपमान करते, हाथापाई करते। उस दिन नाचने के कारण गुस्सा हुए और शराब के नशे में। मुझे बहुत खराब लगा। उस दिन से मेरे मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। मुझे दुख हुआ कि इतनी सुंदर और सुलझी हुई औरत के साथ जुल्म हुआ। एक दिन उसने बातों बातों में बताया कि मेरी फैमिली उसे कंप्लीट फैमिली लगती है। मुझे दामाद और बहू दोनों रिश्ते मिलेंगे, पर उसे बहू नहीं मिलेगी। उसका मन था कि उसे भी बहू आती तो उसे बहुत अच्छा लगता। मैंने पूछा कि आपने दूसरा बच्चा प्लान क्यों नहीं किया? हो सकता है कि आपको लड़का हो जाता। उसने जो बताया उससे मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया और उस पर प्यार भी। उसने बताया कि उसका पति पड़ोस की भाभी से बहुत अटैच था, शादी से पहले से ही। वो भाभी स्कूल में पढ़ाने जाती थी। ये आगे गली के मोड़ पर उसे स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ कर आते थे। वो स्कूटर मेरे पापा ने दहेज में दिया था। मैंने उससे साफ कह दिया था कि आगे से स्कूटर को हाथ मत लगाना, अगर उस भाभी का ड्राइवर बनकर रहना है तो। वो भुन भुना कर रह गए। मैं तब प्रेग्नेंट थी और दूसरा बच्चा होने वाला था। तब तक वो भी एक कंपनी में सेल्समैन हो गए थे। उनका टूरिंग जॉब था। उन दिनों मेरा 8वां महीना चल रहा था। धनतेरस थी उस दिन। मैं अपनी ननद के साथ बाजार गई थी। वहाँ हम कुछ ज्वेलरी ले रहे थे। तभी पास वाली ज्वेलरी शॉप से वो और पड़ोस वाली भाभी निकले। उन्होंने उसे नेकलेस दिलवाया था। ननद ने वहीं उन दोनों को बहुत सुनाया। घर आने पर वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे पीटा और पेट पर लात लग गई। मेरा अबॉर्शन हो गया। मेरा बेटा बिना जन्म लिए ही मर गया। डॉक्टर ने बताया आगे बच्चा प्लान किया तो माँ या बच्चे में से एक ही बचेगा। मैंने सोचा जान है तो जहान है,
इसीलिए अपनी बेटी में ही दुनिया ढूंढ ली। उसका सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे, पर मैं उसके लिए दुख के सिवा क्या कर सकता था। एक रोज़ उसने पूछ लिया कि आपकी पत्नी ने आपको गोल्ड लोन लेने के लिए ज्वेलरी क्यों नहीं दी। मैंने बताया कि एक पुरुष की वैल्यू इतनी होती है पत्नी के लिए कि अच्छा कमा रहा हो, बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। वो केवल कमाने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला ही होता है। उसकी समस्याओं से परिवार के लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता। बस यही मेरे साथ हुआ। मेरी आवश्यकता महसूस नहीं होती पत्नी को। उसने पूछा कि आपका रिश्ता शुरू से ही ऐसा है या बाद में जाकर ऐसा हुआ। मैंने उसे सच ही बताया। मेरी पत्नी की पहले एक सगाई हो चुकी थी, शादी भी होती, पर उनके परिवार वालों में तनातनी हुई, सगाई टूट गई। मुझसे रिश्ता हुआ पर दिल नहीं मिला। वो हमेशा से उग्र रही, हावी रही मुझ पर मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा पहला प्यार वही है। उसके अलावा किसी और औरत का सोचा तक नहीं कभी। उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी औरत से बात करूं। इसीलिए उस रोज़ आपको बोला था कि घर में फ़ोन नहीं करना। आज भी आपसे यही कहना है कि जब तक मेरा मैसेज नहीं आए आप मुझे मैसेज नहीं करें, ना ही कॉल करें। ओह, आप तो प्रोटोकॉल में बांध रहे हैं। जी, आपको प्रोटोकॉल में ही बनना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी में बेवजह की दिक्कत पैदा हो, वैसे ही बहुत है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुल गए थे और नज़दीक आ गए थे। रोज़ एक दूसरे से मैसेज में बात होने लगी, कॉल पर बात नहीं होती थी। मैंने बेचैनी से घड़ी देखी, 9:53 हो गए थे। मैंने मोबाइल चेक किया, 10 मिनट पहले ही उसका लास्ट सीन था। उसका मैसेज था कि जा रहे हैं, गेट पर ही हैं, आप 15 मिनट बाद आ जाना। मेरे मुरझा आए चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। मैंने एक दुकान से डेयरी मिल्क सिल्क खरीदी और धीरे धीरे उसके घर की ओर पैदल ही बढ़ गया।